नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। 2023 के पहले चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पूर्वोत्तर की 3 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनना तय है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी का प्री पोल अलायंस बहुमत में आ रहा है और मेघालय में बीजेपी एनपीपी के साथ पोस्ट पोल अलायंस कर सकती है। 2023 में अब 6 राज्यों के चुनाव आने और बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में भी अगर चुनाव हो गए तो 7 राज्यों में अभी इसी वर्ष चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर लगाई, सबसे ज्यादा बिलो द बेल्ट हमले भी उन्हीं पर हुए और विपक्ष को सबसे ज्यादा उम्मीदें इन्हीं चुनावों से थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल करियर के एक एक्सट्रीम पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक इन चुनावों से ठीक पहले हुए। अडानी के मुद्दे पर मोदी पर सबसे बड़ा हमला भी इसी वक्त हुआ। लेकिन ये सारे नैरेटिव, सारे के सारे आरोप कांग्रेस के लिए राजनीतिक फायदा लेकर नहीं आए हैं। ये चुनाव के नतीजे बताते हैं। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आगे चुनाव ही चुनाव है, फिर 24 का महाचुनाव है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों ने बड़ा मैसेज दिया है। 24 में मोदी के लिए कोई रोड़ा नहीं है और राहुल के लिए कोई प्रेम नहीं है। त्रिपुरा नरेंद्र मोदी के लिए साख वाला चुनाव था। मोदी ने इसे जीत लिया। मोदी के सारे दुश्मन एक साथ मिलकर मोदी को घेरने आए थे। अपॉर्चुनिटी के लिए आइडियोलॉजी को किनारे रखकर कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अलायंस किया, मगर त्रिपुरा में कमल ही खिला। मेघालय में मोदी के विरोधी अलग अलग होकर आए, यहां भी वो मुंह की खाए। नागालैंड में मोदी ने गठबंधन किया तो सारे विरोधी चित हो गए। 3 राज्य, 3 स्ट्रेटजी, मोदी के ही बनेंगे 3 मुख्यमंत्री। यहां से मोदी की चुनाव गाड़ी कर्नाटक पहुंचेगी। 5 साल पहले कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद यहां कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बना ली थी। वो सरकार गिरी, कमल खिला, तब से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में चेंज ऑफ गार्ड के बाद फिर से येदियुरप्पा के हाथ में स्टीयरिंग है। कर्नाटक के मठों पर येदियुरप्पा का जबरदस्त प्रभाव है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य गंवाने के बाद कांग्रेस कर्नाटक में कोशिश करेगी, मगर जीत का मोमेंटम मोदी के पास होगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से कांग्रेस का किला है। 5 साल पहले राहुल की पार्टी ने 3/4 सीटें जीतकर इतिहास बनाया था। 24 से पहले मोदी इस किले पर भगवा ध्वज फहराना चाहेंगे। मध्य प्रदेश उन 3 राज्यों में शामिल है जहां 2018 में सरकार तो कांग्रेस की बनी, लेकिन सरकार टिक नहीं पाई। 2018 में बनी कमलनाथ सरकार 2019 से आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ लोग कहते हैं कि एमपी में इस बार फाइट जोरदार होगी। शिवराज सिंह चौहान जितने एक्टिव हैं, उससे लगता है कि एमपी का चुनाव एक तरफा होगा। इसी साल मिजोरम में भी चुनाव होंगे। कांग्रेस यहां आखिरी सांसें गिन रही है। बीजेपी इस बार गेम फिनिश करने के लिए लड़ेगी। राजस्थान में भी 23 में इलेक्शन है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार नर्वस हो रही है। सचिन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पा रहा। वहीं मोदी की पार्टी बूथ बूथ तक पहुंचने का प्रोग्राम बना चुकी है। मंत्रियों और सांसदों को काम बांट दिए हैं। संघ भी अपने मिशन में लग गया है। इस साल का आखिरी चुनाव तेलंगाना में हो। बीआरएस के केसीआर नेशनल एम्बिशन बना रहे हैं। मोदी की पार्टी उनको तेलंगाना में ही घेरने वाली है। तेलंगाना वो राज्य है जहां बीजेपी के अभी 4 सांसद हैं। बीजेपी 24 में यहां कम से कम 12-13 सांसद चाहती है। 23 के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही 24 के आम चुनाव का बिगुल बच जाएगा। मोदी के पास अभी 303 का नंबर है, टारगेट 350 का है। कांग्रेस 2019 में 52 पर थी, वो 100 से आगे बढ़ना चाहती है। राहुल की दिक्कत यह है कि अकेले वो जीत नहीं सकते और गठबंधन बनाने पर भी मोदी को हरा नहीं पाते। तो कुरुक्षेत्र में अब हम बात करेंगे जरा इन 3 राज्यों से आगे बढ़कर आने वाले महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, और वो तमाम सब बड़े राज्य हैं। और उसके बाद 24 में तो खैर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, भारत का आम चुनाव होना ही है। हमारे साथ नलिन कोहली जी जुड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता भी हैं और नागालैंड के बीजेपी के प्रभारी भी हैं। तो आज उनके लिए दोहरी खुशी का दिन है। पार्टी की जीत हुई और खासकर उनके अपने प्रभार वाले क्षेत्र में भी जीत हुई है। नलिन जी, बहुत स्वागत और बधाई आपको। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी, स्वागत है। आलोक शर्मा जी का इंतजार है कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तीनों राज्यों के नतीजे आपके पक्ष में आए नलिन कोहली जी,
और खासकर त्रिपुरा की जीत जो है वो काफी मीठी लग रही होगी, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बड़ा राज्य वही था। कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोगों से सुबह से बात हुई, उन्होंने कहा कि चलिए पहला दौर, पहला राउंड बीजेपी के नाम, लेकिन अपना टाइम भी आएगा। पहली बात, धन्यवाद सौरभ जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमें लगता है कि ये जो पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत भाजपा को और हमारे सहयोगी दलों को बहुत लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार पूर्वोत्तर आए हैं, उनके मंत्री 400 बार से अधिक बार आए। 51 बार 8 साल में बहुत एक अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पूर्व जितने प्रधानमंत्री थे वो कभी भी इतना ज्यादा नहीं आए पूर्वोत्तर। और इसके आने से क्या हो, जो यहाँ पर हाईवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे हो, इंटरनेट हो, लाभार्थियों के लिए अलग अलग जो योजनाएं, उनकी इंप्लीमेंटेशन बढ़ गई, गति बढ़ गई, तो जमीन पे काम हुए। और इसी वजह से हम मानते हैं, जो जैसे नागालैंड में हमारी डबल इंजन सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार केंद्र में, यहाँ नेफ्यू रियो जी के साथ जो एनडीपीपी के नेता है, तो जब इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हुआ तो जनता ने शांति और विकास का एक सकारात्मक एजेंडा का एक सकारात्मक वोट दिया है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस पार्टी की पूछी। देखिए, मैं यहाँ नागालैंड में 3 साल से प्रभारी, 3 साल में मैंने कांग्रेस पार्टी की एक योजना, कोई कार्यक्रम कुछ नहीं देखा है। ना मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखा है, ना मंडल लेवल पे दिखा है, ना बूथ लेवल पे दिखा है। कांग्रेस पार्टी को पहली बार हमने देखा जब यहाँ उनके देश से अलग अलग वरिष्ठ नेता आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे 10 दिन पहले, 12 दिन पहले। उसमें भाजपा के ऊपर में आरोप लगाना, एनडीपीपी पे आरोप लगाना, नेगेटिव एक कैंपेन चलाना। तब भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवा तब भी उनके ना कैंडिडेट दिखते थे, ना कुछ दिखता था। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो मर्जी कहे, लोकतंत्र में जो वोट है वो जनता देती है। जनता वोट देती है जहां उनको काम दिखता है। केवल एक भाजपा के खिलाफ गलियाना या भाजपा के खिलाफ आरोप लगाने से अगर कांग्रेस को लगता है कि उन्हें वोट मिलेगी, तो उनको बधाई। जी, अब नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों राज्यों के लिए कांग्रेस पार्टी के पास अपनी एक्सप्लेनेशन है। कहीं ये कहना कि केंद्र की सरकार के साथ पूर्वोत्तर के राज्य हमेशा जाते रहे हैं, कहीं पर यह कहना कि नागालैंड में तो चुनाव ही अलग किस्म से होता है, पार्टी जो विलेज एल्डर्स होते हैं वही सबके बिहाफ पर वोट करते हैं, तमाम तरीके की बातें। लेकिन नागालैंड जैसी जगह पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी ना खुलना, यह अपने आप में पार्टी के लिए बहुत चिंता की बात होगी। और आप अगर त्रिपुरा की बात करें, हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिली हैं और पहली बार कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले प्रद्योत देव बर्मन की पार्टी को 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेघालय भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर गलती कर गई। ये अलग बात है कि वहां के ऐसे समीकरण हैं जिसकी वजह से तीसरा राज्य भी उनके सहयोग में आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि जिसने भी भारतीय जनता पार्टी में ऊपर ये बात कही कि नहीं हमें गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, उसने ठीक फीडबैक नहीं दिया था। अंत में देखिए, बड़े मजे से कोनराड संगमा फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, सरकार बनाएंगे। लेकिन त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का रणनीतिक तौर पर या कहें कि जमीनी तौर पर काम किया है। और जहां पर जिसको हम कहें कि कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों मिल गए, लेकिन क्या कोई फोकस था क्या? अगर हम त्रिपुरा मोथा पार्टी की बात करते हैं तो बहुत क्लियर थे कि भाई हमारा हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, हमारी ये मांग है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको ठुकरा दिया, लेकिन उसी मांग को लेकर लड़े। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के पास कोई ऐसा न तो कोई नारा था, न कोई ऐसा विजन था। वो बस कह रहे थे कि हम साथ में आ गए, भाजपा की सरकार बन गई, इसको हटा दो। जैसा हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमने यहां पर जिस तरह की स्थितियां थी उसमें डेवलपमेंट को मेन स्ट्रीम में लेकर आए, हम यहां पर जो अशांति थी उसको लेकर आए, हम यहां जो अलग अलग जनजातियों के बीच में झगड़े थे उसको लेकर आए, उसमें ब्रू रियांग एक बड़ा समझौता है, वो एजेंडे के साथ दिख रही थी। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सचमुच अभी जो नलिन कोहली जी ने उदाहरण दिया, ये सुनकर हम लोगों को भी ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाता है कि कोई प्रधानमंत्री इतनी बार जाए, 51 बार। और इससे पहले 10 वर्ष तक असम से बाकायदा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, बावजूद इसके नॉर्थ ईस्ट की हम चर्चा ऐसे नहीं देखते थे। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यह लगा
कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी जो दिल्ली में है वो हमारा इस तरह से ख्याल रखती है, हमारे साथ इस तरह से जोड़ रही है, और बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है, वहां हर स्टेट एक दूसरे से लड़ता रहता है। उसके बावजूद अगर ये सफलता है तो ये बड़ी सफलता है। और जब कोई ये कहता है कि दिल्ली की सरकार के साथ चलते हैं, तो क्यों नहीं फिर मेघालय में भाजपा को सीटें मिल गई? दिल्ली की सरकार के साथ चलते हैं तो क्यों कांग्रेस की सरकार के रहते कम्युनिस्ट त्रिपुरा में सत्ता में रहे? मुझे लगता है कि ये बेवजह का कुतर्क खोजने की कोशिश होती है अपनी हार को छिपाने के लिए। अच्छा, अब थोड़ा इन चुनावों से आगे बढ़ते हुए मैं नलिन जी आपकी जीत की इस जश्न को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आने वाले राज्य चुनावों की बात करना चाहते हैं। अब अगला पड़ाव कर्नाटक होगा। आप किसी से ही बात करें, सबका मानना है कि ये टफ चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कोई किसी भी राज्य का चुनाव दूसरे चुनाव से भिन्न ही होता है, और वो तो बिल्कुल दक्षिण का राज्य है। कर्नाटक के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट है, तब नतीजे पूरी तरह नहीं आए थे, और उन्होंने कहा कि विपक्ष एक हो जाए, अभी ही वक्त है, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। सौरभ जी, आप, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने काफी एक अच्छा एनालिसिस कहा, आप त्रिपुरा पे एक मिनट अगर और लौट जाए, जी जरूर जरूर। कि वहां बड़ी अस्वाभाविक अलायंस की लेफ्ट पार्टी वामपंथी दल और कांग्रेस के बीच, और आप जो दो पार्टियां एक दूसरे के गले पे लगी हुई है, लड़ने में लगे हुए हैं केरल में, वो एक साथ हो जाती है त्रिपुरा में बीजेपी को रोकने के लिए। तो ये जो बात बार बार कांग्रेस पार्टी करती है राष्ट्रीय स्तर पर कि सब पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, किस एजेंडा? ये पहली बात है। क्या केवल मोदी विरोध एक एजेंडा हो सकता है कि आप जनता के बीच जाए वोट के लिए? क्या भाजपा विरोध एक एजेंडा हो सकता है? क्या ये कोई सकारात्मक एजेंडा है? कब तक मोदी जी को गाली सुनाते रहेंगे? कब तक उनके लिए अपशब्द करेंगे, ये मानते हुए कि देश की जनता जो है खुश होगी? देश की जनता काम चाहती है। आप देखेंगे पिछले कई सालों में हम लगातार कह रहे हैं कि लाभ। नलिन जी, मैं एक सेकंड आपको रोकूं, एक बड़ी खबर है और आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा मैं। खबर ही आ रही है मेघालय में एनपीपी पार्टी के जो मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को फोन किया है और अब सरकार बनाने के लिए उन्होंने समर्थन मांगा है भारतीय जनता पार्टी से। तो जो अभी बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि मेघालय में एक बार फिर 2018 की तर्ज पर सरकार बनती हुई दिखाई देगी, उसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर हो गई और पहल की है कॉनराड सांगमा ने। उन्होंने दिल्ली फोन घुमा दिया है और भाजपा का समर्थन मांगा है कि मिलकर एक बार फिर सरकार बनाएं। तो अब इसमें तो कोई अड़चन की बात है ही नहीं, आप भी यही चाहते हैं और वो खुद आगे बढ़कर वो मांग रहे हैं साथ आपका। इस पे मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा जी। ऐसा है सौरभ जी, आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अलग अलग पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार दिया है। मिजोरम सबसे पहले, उसके बाद मेघालय, 2013 से 18 के बीच, और पिछले चुनाव को प्रभारी के रूप में मैंने लड़वाया था। फिर उसके बाद मणिपुर और अब नागालैंड का सौभाग्य। मेघालय में अगर आप पिछली बार याद करेंगे तो 2018 में हमने अपने वोट प्रतिशत को 1.5%, 2013 में 1.5% था, 2018 में 9.7% पर हम ले गए। 2 सीट जीते थे, 6 पे दूसरे नंबर पे आए। उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह जी वो आए थे, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक रोल था, सब मिलके एक साझी सरकार बनी थी। आज अगर कॉनराड सांगमा जी ने, जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, गृह मंत्री जी अमित भाई शाह को फोन किया है, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि 18 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हालांकि एनपीपी की सीटें उस समय कम थी, मुझे जहां तक याद है 19 या 20 थे या 21, अब उनके शायद 25 से ऊपर है शायद। और ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट मैं चाह रहा था आपके दर्शकों और आपके जानकारी तक लाऊं। दूसरी बात, इस चुनाव में अगर, क्योंकि हम गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, तो नागालैंड में, पूर्वी नागालैंड, ईस्टर्न नागालैंड में ये पहले देश के गृह मंत्री हैं जो एक रात उन्होंने बिताई है। 2 दिन कैंपेन पे आए, एक रात सोए हैं मोन शहर ईस्टर्न नागालैंड में, कभी भी नहीं हुआ पहले। तो पूर्वोत्तर में गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जहां शांति की हम बात करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स को मुख्य धारा में लाने के लिए करें, पीस की बात करें, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो रिजॉल्व करें, उसमें अहम भूमिका बनाई है। और तीसरी बात है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री है, नेडा के चेयरमैन है, उन्होंने अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल ग्रुप्स है, उनके साथ एक सकारात्मक डेवलपमेंटल एजेंडा को सामने रखते हुए जो साथ रखा है,
उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान। लेकिन फिर नलिन जी, जो हर्षवर्धन जी बात कह रहे थे कि ये रणनीतिक चूक आपसे कैसे हो गई, कॉनराड सांगमा के खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी, उनकी तो सीटें बढ़ गई हैं, तो उनसे अलग होकर अलग चुनाव लड़ने में आपको क्या फायदा हुआ? देखिए, मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं मेघालय का प्रभारी नहीं हूं, नागालैंड का हूं। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जो हमारे मतलब जो पार्टी में मेरे सहयोगी हैं उन्होंने इस प्रकार से सोचा होगा। लेकिन कुछ भी हो, अंततः हर्षवर्धन जी जो अभी कह रहे थे, आप ही के प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज होते हुए वो आपने दर्शकों तक जानकारी दी है। चलिए, तो हर्षवर्धन जी ने जिक्र छेड़ा था मेघालय का। टेक्निकली इन 3 राज्यों में एक राज्य जहां पर भंग असेंबली आई थी, वहां पर भी अब गठबंधन की सरकार एनपीपी और बीजेपी की बनने जा रही है। अब इसमें कोई शक नहीं है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये पहले से भी कोई संदेह नहीं था। और 2 चीजें थी, मैं थोड़ा सा और बताता हूं। चूंकि नागालैंड में भी एक वक्त की स्थिति बन गई थी कि नागालैंड की जो बीजेपी की यूनिट है वो ज्यादा सीटें मांग रही थी। बाद में उस पर समझौता बना और अंत में 40-20 का फॉर्मूला फिर से लागू हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि उनको पता है कि कहां जाकर गठबंधन में समझौता टूट जाएगा या बचा लिया जाएगा। जहां तक कॉनराड संगमा की बात है, वो इस स्थिति में नहीं है, वो मुकुल संगमा के साथ जा नहीं सकते, उनकी ये स्थिति नहीं कि किसी और पार्टी के साथ जाएं। और जिस तरह से केंद्र और राज्य संबंधों की बात होती है विकास के लिहाज से स्ट्रेटेजिकली, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता उनके लिए सबसे मुफीद है राज्य के लिए। अच्छा, अब आने वाले चुनाव की जरा बात करें। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि अब अगला पड़ाव कर्नाटक होगा। इस पे मैं कुछ जोड़ना चाहूँ। अच्छा, ठीक है नलिन जी, जोड़िए, मैं फिर बढ़ता हूं आगे। हाँ, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने नागालैंड में बात की थी सीटों की। देखिए, मैं प्रभारी के नाते आपसे कह सकता हूं कि यहाँ संगठनात्मक काम काफी हुआ था और हर घर तिरंगा हो, उसमें 1.5 लाख घरों के ऊपर में झंडा लग गया, बहुत बड़ी बात है। तो एक उत्साह थी जो बूथ लेवल वर्कर्स में, नेताओं में, कि हम 20 से ज्यादा सीटें लड़े। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी में ये स्पष्ट था कि हम एक अलायंस में हैं और अलायंस में रहेंगे, और उसका सम्मान देते हुए जो हमारा अलायंस के साथ टाइप है वो होगा। और ये जुलाई 26 को पिछले साल ये टाइप हो चुका था, हमने सार्वजनिक हुआ था। गृह मंत्री जी, हमारे नड्डा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, रियो साहब सब मिले थे और मैंने उसे साइन किया था पार्टी की तरफ से। और अबू मेहता जो सेक्रेटरी जनरल है एनडीपीपी के, उन्होंने एनडीपीपी की तरफ से किया। तो ये स्पष्ट हो गया था पिछले जुलाई में। लेकिन हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगा कि नहीं, हमें सीट के लिए कहना चाहिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अमित भाई शाह हो, जितने लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट करके कहा था कि अलायंस रहेगा और उस अलायंस की मर्यादा में ही हम बने। जी, अच्छा हर्षवर्धन जी, बताइए कि चुनाव में कुछ कैरी फॉरवर्ड जैसा होता है क्या? अब यहाँ इस चुनाव का क्या कोई फायदा बीजेपी अगले चुनाव में अपेक्षा कर सकती है? अगला चुनाव कर्नाटक में होने जा रहा है। देखिए, अगर हम इन राज्यों के चुनाव की बात करें तो मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि बहुत कॉम्प्लेक्स, इतना कठिन समीकरण साधना, और वो भी इस तरह से साधना, वो बहुत कठिन है। जिस तरह से पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में साधा है, उसके पहले असम में किया था। ये कर्नाटक में एक जो बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो यहां से कुछ लेके जा सकते हैं, वो दक्षिण भारत के राज्यों में लेके जा सकते हैं। अब जैसे कर्नाटक में बड़ा एक संकट है कि लिंगायत के आगे वो कलिगा तक कैसे पहुंचेंगे। बीएस येदियुरप्पा का जो विदाई भाषण है उसमें वो अपना आदर्श देवगौड़ा जी को बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येदियुरप्पा को जिस तरह से हाथ पकड़कर लेकर चलते हैं, वो बहुत स्पष्ट संदेश होता है। भारतीय जनता पार्टी को 2-3 फ्रंट पर वहां लड़ना है। एक तो ये कि ये जो विभाजन है, जो दोनों समुदाय हैं बहुत ताकतवर हैं, बहुत मजबूत हैं, ठीक है, वो कलिगा के एक अपनी निष्ठा है और उसमें डीके शिव कुमार कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इसमें अपना हिस्सा चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें कैसे जाएगी, एक बड़ी वजह होगी। दूसरा, जो कुछ कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम इलाके हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि टीपू जयंती मनेगी कि नहीं मनेगी, ये मुख्य मुद्दा होगा कि नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं होगा, येदियुरप्पा जी कहते हैं कि नहीं, ये मूल मुद्दा नहीं है। इन सब के बीच में संतुलन कैसे साधा जाएगा, वो भी शायद पूर्वोत्तर से कुछ लेके जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उनको लाभ हो सकता है। चलिए, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी, हर्षवर्धन जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक बार फिर बधाई नलिन कोहली जी आपको। धन्यवाद।
और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत देव बर्मन साहब। प्रद्योत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी पार्टी की, जिसकी आपने जो पार्टी आपने बनाई, पहला चुनाव लड़े और पहले चुनाव में 13 सीटों पर कामयाबी, वाकई अद्भुत परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। अब प्रद्योत जी, पहले तो आपसे हम त्रिपुरा के इस चुनाव को लेकर आपका अपना अब क्या एनालिसिस है ये समझना चाहते हैं। बीजेपी दोबारा आईपीएफटी के साथ सत्ता में आई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। सामने एक अलायंस था कांग्रेस और लेफ्ट का, वो पूरी तरीके से उसको जनता ने दरकिनार किया है। आपको जनता ने पसंद किया है। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। जी, सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक छोटी पार्टी है। आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और पहली इलेक्शन में ही पहली असेंबली इलेक्शन में ही ये 13 सीट में आ चुकी है। और जहां में सीपीएम 11 है और कांग्रेस 3 है, तो ये इतनी छोटी पार्टी आज त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुकी है। इसमें पब्लिक का प्यार था, समर्थन था, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जो अलायंस था, वो अलायंस कहीं जमा नहीं, और बीजेपी और आईपीएफटी का अलायंस है वो भी नीचे आया है, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम उनको डैमेज नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हीं खुद का ही अलायंस थोड़ी सी 25 साल तक सीपीएम का शासन था और कांग्रेस ने सीपीएम के साथ त्रिपुरा में 25 साल इनका झगड़ा रहा है। और आखिर में चुनाव जीतने के लिए अगर 2 विरोधी पार्टी एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये बात खचता नहीं है। प्रद्योत जी, आपने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट मिलकर बीजेपी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आपने खूब नुकसान पहुंचाया। नहीं, मैंने आईपीएफटी को मैंने नुकसान नहीं, आईपीएफटी का जो मुद्दा था और मेरा जो मुद्दा है वो दोनों एक ही है। आईपीएफटी 5 साल से चुप बैठा था उस मुद्दे में। मैंने उस मुद्दे को मैंने उस मुद्दे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसी के लिए जो हमारे जनजाति लोग हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमें ये समर्थन दिया है। अब प्रद्योत जी, सवाल ये है कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपने खुद ही बताया अभी कि अब आप वहां की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो अब वहां पर आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन बनकर रहना चाहते हैं या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि आप सरकार का हिस्सा हो। मैं सरकार का हिस्सा तभी बन सकता हूं अगर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है उसको सरकार हमें बुलाकर हमसे आमने सामने बैठकर बात करे। अगर ये बात नहीं हुआ तो हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का जगह लेंगे। हम ना कांग्रेस के साथ बैठेंगे ना सीपीएम के साथ बैठेंगे, हम अकेले अपने जगह में खड़े रहेंगे। आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो मांग थी वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन के बिहाफ पर, आप चाहते हैं कि वहां एक अलग ग्रेटर त्रिपुरालैंड राज्य बने। जो कुछ छपा, जो कुछ हमें पता चला, केंद्र सरकार और बीजेपी, जी अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूं आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। जी नहीं, आप गलत कुछ नहीं कह रहे। हमने कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जी, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है वो आमने सामने बैठकर बात करने से ही होता है। वो हम तो अकेले नहीं कर सकते। अगर बातचीत करनी है तो केंद्र सरकार को भी हमें बुलाना पड़ेगा। हम जरूर जाएंगे अगर वो हमें बुलाएंगे, लेकिन ये बात ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक के हित में होना चाहिए, ना कि हमें कोई मंत्री का पद दिया गया, ये सब के लिए नहीं। वी वांट डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड नॉट रिहेबिलिटेशन फॉर अ फ्यू एमएलएस। तो फिर जरा सा आप इसको समझते हैं, आपने अच्छा ये टॉपिक छेड़ा कि आपकी जो डिमांड है और बीजेपी का जो अब तक स्टैंड रहा, ये कहां मिल सकता है। एक अलग राज्य से लेकर के बीजेपी जो ऑटोनॉमी की बात करती है, ये मेल कहां हो सकता है आप दोनों का। अगर मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोनॉमी दिया जाए तो हम जरूर बात कर सकते हैं। अगर 2 लोग आमने सामने बैठकर बात करेंगे तभी समस्या का हल निकलेगा। अगर 2 लोग एक दूसरे को सिर्फ पूरे दिन गाली बकेंगे और विरोध करेंगे फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, तब लोगों का नुकसान होता है। आई वॉन्ट टू सिट अक्रॉस द टेबल, और जो भी बात होगा उस वार्तालाप में वो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए।
तो आप इसके लिए इंतजार करेंगे कि बीजेपी कोई पहल करे या पहल आपकी तरफ से भी हो सकती है? नहीं, हमने तो पहले भी एक बार जाकर मुलाकात की है होम मिनिस्ट्री से, लेकिन ये बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो छोटी पार्टी हैं, वो देश चला रहे हैं। अगर उन्होंने अपना लेकिन बीजेपी को भी एक बात समझना चाहिए कि अगर वो त्रिपुरा का पूरा विकास चाहते हैं तो वहाँ के जनजाति पॉपुलेशन को इग्नोर ना करके अगर हमें बुलाए तो हम जरूर हेल्दी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। प्रद्योत जी, एक बात साफ है कि अगर 30% से ज्यादा वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, 20 रिजर्व सीट हैं और आप अपनी सीटें वहीं से जीत रहे हैं, तो आपके पीछे वो जनजातीय समुदाय खड़ा हुआ है बड़ी तादाद में, और एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार के लिए उस जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होने के लिए आप सरकार के साथ हो, ये बेहतर परिस्थिति होगी। लेकिन आपका अलायंस नहीं हुआ तो कोई तो ऐसी बात होगी कि जिस पर बात नहीं बन पाई, उनका ऑफर आपको स्वीकार नहीं हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर नहीं सकते थे। इसीलिए अब ये सवाल बन रहा है कि जो तब नहीं हुआ अब कैसे होगा? जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था, नहीं, जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था उस समय हम उसमें साइन नहीं कर पाए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका था, और इसी के लिए हमने उस समय क्योंकि अगर बिना सिग्नेचर दिए हम अपने लोगों के पास कैसे जा सकते थे कि कहने के लिए इन्होंने ये आश्वासन दिया है। वरना बात हुई थी, अच्छी तरीके से बात हुई थी, लेकिन जब तक साइन नहीं होता हम अपने लोगों को क्या जवाब देते। तो इसी के लिए हमने कोई अलायंस नहीं किया। तो क्या आप आज शेयर कर सकते हैं कि वो क्या ऑफर था? उन्होंने काफ़ी ऑटोनॉमी ऑफर की है, लेकिन ये बात मुझे शेयर करने से ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये बात हाई लेवल में है, होम मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट लेवल में है। तो इस समय वो बात को अगर हम शेयर करेंगे तो ये हमारे तरफ से ठीक नहीं होगा। आई थिंक इट विल बी नॉट राइट। जब बात में अगर वो कभी बुलाएंगे हमें तो हम जरूर बात करेंगे। नहीं, आपकी बात समझ में आती है और ठीक भी है। तो इसको ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपको जो कुछ भी ऑफर किया गया था, जितनी भी ऑटोनॉमी आप चाह रहे हैं ट्राइबल इलाकों के लिए, उस वक्त वो प्रपोजल आपको लगभग कबूल था? देखिए, वो तो ड्राफ्ट में था जी। जब एक बार फुल एंड फाइनल राइटिंग में आ जाए तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, अपने त्रिपुरा के इंडिजिनस तिपरासा को भी दिखा दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट ये प्रोसेस नहीं होगा, मुझे अभी कुछ कहना कि मैं इससे खुश हूँ ना खुश हूँ, ये मेरे लिए गलत बात होगा। प्रद्योत जी, मेरे ख्याल से आपने जितना आपने खुलकर कहा है उससे काफी कुछ इन चीजें इंप्लाइड हैं और आने वाले दिनों में आजकल में हमें कुछ देखने को जरूर मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। मैं थोड़ा आपकी पॉलिटिकल जर्नी पर अब बात करना चाहता हूं क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ छपा, आपके कुछ इंटरव्यूज भी आए, हमारे भी सहयोगी पवन ने आपसे बात की थी चुनाव से पहले, चुनाव वाले दिन भी। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी परफॉर्मेंस। मीनाक्षी ने मेरा मीनाक्षी ने भी बात की थी, कहा था शायद, वाकपट्टू कहा था मीनाक्षी ने मुझे, वाकपट्टू नहीं, वाकपटू तो आप हैं और बहुत कन्विंसिंग भी हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये नौबत क्यों आई आपको कि आपको अपनी वो पार्टी आपकी जिससे आपका परिवार जुड़ा रहा, आपके पिताजी जुड़े रहे, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस आपको अलग आना पड़ा? आखिर आपने उसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा? कोई अपना घर अपने मन से नहीं छोड़ता है, कभी कभी उनको बेइज्जत करके भी निकाला जाता है। मैं जब कांग्रेस में था, मैंने हमेशा अपने हाई कमांड, आला कमांड को कहा कि आप हमारे जनजातियों के बारे प्लीज़ बात कीजिए। लेकिन उस समय जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, जो आज कांग्रेस में भी नहीं है, आज तृणमूल में है, और दूसरे लोग जो आज कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, उनकी बात सुनी गई और मेरी आवाज़ को दबाया गया। उस समय मैंने कांग्रेस के हाई कमांड, टॉप लीडर्स को, सबको कहा था, प्रियंका गांधी को कहा था, सोनिया जी को कहा था कि हमारे जनजाति बहुत कष्ट में है, ये हमारा मुद्दा है, इसको प्लीज़ एड्रेस कीजिए। उस समय कांग्रेस ने कुछ ध्यान नहीं दिया और मुझे बेइज्जत करके हटाया गया। आज मुझे भी खराब लगता है, लेकिन जिस पार्टी से मैं निकला हूँ, जिस पार्टी में मेरे माँ जी थे, मेरे पिताजी थे, आज वो पार्टी सिर्फ 3 सीट है उनका त्रिपुरा में और मेरा 13 सीट है। तो कांग्रेस को भी अपने घर के अंदर देखकर, झांककर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए
कोई अपने मन मर्जी से अपना घर को छोड़ के नहीं जाता है, कभी कभी उनको बेइज्जत करके भी निकाला जाता है। प्रद्योत जी, आज त्रिपुरा में आप 13 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है। नागालैंड में कांग्रेस पार्टी शून्य पर है, एक भी सीट वहां कांग्रेस नहीं जीत रही। 5 सीटों के करीब मेघालय में जीत पा रही है, जहां 21 सीटें आई थी 5 साल पहले। पूरी पार्टी टूटकर टीएमसी में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी के ऐसे हश्र के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भी आपने कहा टॉप लीडरशिप अनरिसेप्टिव थी आपकी बातों को लेकर के, तो क्या गांधी परिवार से भी ये शिकायत है आपकी? नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, गांधी परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, दे आर वेरी नाइस पीपल। लेकिन जो उनका विरोध कर रहा है आज बीजेपी, जो विपक्ष है या जो रूलिंग में है, वो एक इलेक्शन विनिंग मशीन है। और अगर आपको बीजेपी से टक्कर लेना है तो आपको भी ज़मीन में आकर काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, जो गांधी के इर्द गिर्द हैं, गांधी परिवार के, वो ग्राउंड में आकर फाइट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आमने सामने हैं। इसी के लिए उनको अच्छा और राइट फीडबैक नहीं मिल रहा है। और अगर राहुल गांधी को राइट फीडबैक चाहिए तो उनको ये सब लोगों को दूर करके खुद ज़मीन में आकर पॉलिटिक्स करना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड का पॉलिटिक्स है बीजेपी के खिलाफ या टक्कर में, और जो कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सवाल थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मैं आपसे लेना चाहता हूं। बहुत से लोगों का मानना है राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, उससे उनका इमेज मेकओवर तो हुआ ही है, उनके एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की इमेज भी वो दूर कर पाने में कामयाब हुए हैं। आप अभी जिस इलेक्शन फाइटिंग मशीन बीजेपी से उनकी तुलना कर रहे थे, आपको लगता है आज के राहुल गांधी उसके सामने खड़े हो पा रहे हैं? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है बहुत अच्छी यात्रा थी। इसमें राहुल गांधी का इमेज मेकओवर हुआ है, लेकिन पार्टी का मेकओवर और इमेज मेकओवर में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक यात्रा करके पार्टी का मेकओवर कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को राहुल गांधी के खिलाफ जो नफ़रत फैलाया जा रहा था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया है। लेकिन पार्टी को अगर आपको बढ़ाना है, अगर पार्टी को आपको एकदम कट्टर से आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ाना है, तो सिर्फ यात्रा करने से नहीं होगा। आप काइंडली, आपने देखा CWC का अधिवेशन, वहाँ में मैक्सिमम लोग नॉमिनेटेड थे। जब आप ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को नहीं लाएंगे, सिर्फ नॉमिनेटेड लोगों को ही लाएंगे, तो मेरे जैसे लोग, जिसकी कोई चांस ही नहीं है कि आज हम CWC में कभी आए, क्योंकि हम चुनाव जीतकर आ ही नहीं सकते। ये तो नॉमिनेटेड है दिल्ली के क्लब के लिए। तो ये सब चीज़ को कांग्रेस को चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करने के लिए सिर्फ यात्रा नहीं, उनको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा और अपनी सोच को चेंज करनी पड़ेगी। अगर आज राहुल गांधी को बीजेपी से फाइट करना है तो उनको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी एक मशीन है और राहुल गांधी बहुत शरीफ अच्छे इंसान हैं। लेकिन बीजेपी से फाइट करने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, एक पूरा टीम चाहिए। वो टीम उनके साथ आज नहीं है। राहुल गांधी के बारे में हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार अपना एक अनुभव बताया था, क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने मुझे बुला करके भी मेरी बात को तवज्जो नहीं दी थी। बहुत से लोग कहते हैं वो इनएक्सेसिबल है, उनसे मिलना, उन तक अपनी बात पहुंचाना ही बहुत मुश्किल है। आप मानते हैं इस बात में कोई हकीकत है? नहीं, उस समय जब मैं भी हेमंत दा के संग कांग्रेस में ही था, तो जब वो गए थे तो वो सही बात है कि उस समय राहुल गांधी जी के संग उनका बात नहीं बना। राहुल गांधी वॉज एक्सेसिबल टू मी, बट एक्सेस से कुछ नहीं होता है। एक्सेस, आप एक व्यक्ति से 10 बार भी मिल सकते हैं, लेकिन 10 बार मिलने के बाद काम क्या निकला वो दिखना चाहिए। तो एक आदमी से आप बार बार मिले लेकिन उसका कुछ नतीजा ना निकले, वो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सेस इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है मिलने के बाद। तो ये जो आज कांग्रेस ने सिस्टम बनाया है, जैसे खड़गे साहब प्रेसिडेंट बने, बहुत से लोगों का मानना है कि एक CEO होता है जैसे एक कंपनी का, वैसे वो CEO हो गए हैं अब कांग्रेस पार्टी के, लेकिन लीडर तो राहुल गांधी ही हैं। तो ये डुअल स्ट्रक्चर क्या कामयाब होगा? ये तो टाटा में भी हुआ था कि आपने साइरस पूनावाला को लाया था, लेकिन टाटा तो रतन टाटा के ही हाथ में था। जब तक
आप नए जो प्रेसिडेंट है उनको फ्रीडम नहीं देंगे, तब तक ये इमेज तो हमेशा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन कांग्रेस वो पार्टी है जो टक्कर दे सकती है बीजेपी को। अगर कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर देना है तो उनको अपने सिंहासन से नीचे आकर देखना पड़ेगा कि जमीन में क्या चल रहा है। प्रद्योत जी, वो वक्त त्रिपुरा में भी आने वाला है अब 2024 के चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि पूरे विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, लेकिन वो कोई भी अलायंस कोएलिशन वो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ही बन सकता है, उसका कोर तो कांग्रेस पार्टी होगा। तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है? वो मैं सुनते रह रहा हूं कि विपक्ष को आप एक करेंगे, तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है? मैंने खुद कहा था कि मेरा जो समस्या है उसको आप राइटिंग में दीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मैंने कांग्रेस को कहा था मेरा जो समस्या का प्रॉब्लम है आप राइटिंग में दीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बात ही नहीं किया। तो जब आप इतने आराम से काम करेंगे तो काम कैसे बनेगा? ये कैजुअल अप्रोच है, ये एंटाइटलमेंट है कि हम तो लौट जब आप विपक्ष में है तो जब आप विपक्ष में है तो आपको डबल काम करना चाहिए। आप विपक्ष में और आप तो गायब ही हो जाते, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप इसको कैजुअल अप्रोच मानते हैं या ये आप एक किस्म की उनकी ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं कि नहीं, हम पब्लिक तो हमारा साथ दे ही देगी, या बीजेपी को तो पब्लिक ही हराएगी? नहीं सौरभ, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर उनको बीजेपी से फाइट करना है, बीजेपी एक मशीन है, तो उनको अच्छे इंसान से भी ज्यादा और कुछ करना पड़ेगा। जी प्रद्योत जी, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आपके समय के लिए, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बहुत खुलकर अपनी बात आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।